नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अभी कुछ दिन से हम इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं। इज़राइल दुनिया की पॉलिटिक्स का सेंटर भी बना हुआ है, दुनिया की राजनीति का। अभी राजनीति क्या, दुनिया के फ़ाइनेंशियल सिस्टम का भी वो एक तरह से सेंटर बना हुआ है। उसकी वजह से दुनिया की सारी फ़ाइनेंस में, सारी तेल के रेट में, सारे स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मचा हुआ है। ट्रम्प के एक बयान से मार्केट उठ जाता है, फिर दूसरे बयान से मार्केट गिर जाता है। ट्रम्प एक दिन ऐलान करता है कि हम सीज़ फायर इतने दिन के लिए कर रहे हैं, तेल का रेट घट जाता है। फिर सुबह सुबह कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। फिर दूसरे दिन तेल का रेट फिर बढ़ जाता है। इससे कौन सी मोनोपोली, कौन सी सेंटर, कौन सी सर्किल को प्रॉफिट हो रहा है, ये दुनिया को धीरे धीरे एहसास होने लगी है और उसका अंदाज़ा सबको होने लगा और साफ नज़र आने लगा है। इस वजह से दुनिया की सारी मोनोपोली जो है, सारी जो धरा है, यूरोप के कुछ कंट्री जो हैं वो मुखर होकर अमेरिका और ज़ायोनिज़्म आइडियोलॉजी जो है उसके अगेंस्ट बात करने लगे। उनको नज़र आने लगी है कि ये ज़ायोनिज़्म आइडियोलॉजी जो है ये दुनिया के लिए ख़तरा है। ये ऐसा ख़तरा है जो मानव संसाधन, मानव की सभ्यता, संस्कृति, जान माल सबके लिए ख़तरा है। और ये चीज़ पिछले 80 साल में, 80 से 100 साल में, जब से ये शुरुआत हुई है इसकी, और ये दिखने को मिला है। न जाने कितनी जाने गई हैं और इसका इंसाफ कोई नहीं हुआ है। और अभी तक इज़राइल सिक्योर कंट्री नहीं हो पाया है। एक ज़माना था इज़राइल को फ़िलिस्तीन से, जो फ़िलिस्तीनियन थे उनसे उनसे उनके अस्तित्व को ख़तरा था। फिर उनको इजिप्ट, आगे बढ़े वो, इजिप्ट से ख़तरा होने लगा, सीरिया से ख़तरा होने लगा। फिर अब उसके बाद अब उनको ईरान से ख़तरा होने लगा आज के दिन में। अगली बार आगे वो बढ़ेंगे, वो कतर से उनको ख़तरा होगा। कतर पे तो बम गिरा ही दिया वो, ठीक है। और इसकी कीमत पूरी दुनिया बढ़ती है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान या फिर एंटी इसराइल जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनको लॉस होता है। वो तो एक सर्वाइवल मोड में है और सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 80 साल से, और अगले न जाने कितने साल वो करेंगे, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी लग्जरी लाइफ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें सर्वाइव तो इंसान रोड पे दो रोटी के सहारे ज़िंदगी गुजार लेता है और ज़िंदगी गुजारता जाता है। और इसी तरह से संस्कृति, न जाने कितनी सभ्यता बची हुई है इसी सर्वाइवल के मोड में। तो अगर ये कोई चाहता है, कोई जब ये सोच रहा है कि हम इसराइल, इसको फ़िलिस्तीन को और फ़िलिस्तीनियों को हम बर्बाद कर देंगे, अब तो बहुत लोगों को एहसास होने लगा है कि ये नामुमकिन है। क्योंकि पिछले 20 साल, 25 साल में जो वर्ल्ड की डेमोग्राफी बदली है, और पिछले 50 साल में एक तरह से कह लें जो सुपर पावर को लॉस हुआ है, चाहे वियतनाम में हो, चाहे इराक में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, और आज ईरान से, तो ये चीज़ तो एहसास होने लगा है कि जो सरवाइव करने के लिए लड़ रहा है उससे मारने वाला नहीं जीत सकता है। और ये इतिहास भी है, मारने वाला कभी भी मार खाने वाले से कमज़ोर होता है। क्योंकि मार खाने वाला 1000 बार मार खा सकता है, लेकिन मारने वाले को अगर एक बार ज़रा सा भी टच हो गया, उस दर्द में ही वो मर जाता है। ये इतिहास गवाह है। अलेक्जेंडर के बारे में भी है, पूरी दुनिया को जीतने के बाद उसको चीज़ एक दो राजा पुरुष के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में भी एक बात आती है कि वो उसको ऐसा अगेंस्ट किया, ऐसी उसको ऐसी लड़ाई लड़ी, वो परेशान हो गया। जीत तो गया, लेकिन फिर वो लड़ाई नहीं, जाके सब कुछ हिंदुस्तान को अपने
3 जो उनके वॉरियर थे, 3 जो इसका ये था कमांडर, 3 कमांडर के हवाले करके चला गया वो। ऐसे ही होता है, हर सुपर पावर का अंत होता है, और अमेरिका का भी अंत हम लोगों के सामने नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ इजराइल का भी। इसमें बहुत सारी रीज़न है, उसमें एथिकनिसिटी भी है। जो इजराइल जिस मज़हब, जिस रिलीजन के बेस को अपना आइडियोलॉजी मानता है, यहूदी, जुडिज्म, ज्यूज, उनके जो कुछ ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर कुछ ट्रेडिशनल ज्यूज जो हैं, और उनके रब्बी जो हैं, बहुत सारे रब्बी हैं जो खुलकर अब आने लगे हैं और कंटिन्यू वो अपने कहीं ना कहीं अपोज कर रहे थे। उनका ये कहना है कि तौरात जो उनकी किताब है, उसके अगेंस्ट ये जो ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजी है, जो इज़राइल का फाउंडेशन है, वो उसके अगेंस्ट है। तौरात में ये बात गॉड उन्हें बताता है कि आप अगर सही रास्ते पर चलोगे तो आपको आपकी ज़मीन मिले से कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप अपनी ज़मीन से कोई निकाल रहा है, खदेड़े जा रहे हो, तो यह गलत, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। और इस बात को वो ज्यूज़ रब्बी जो हैं एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की है, हमने गॉड के बताए हुए रास्ते पर नहीं चला है, हम तौरात के रास्ते पर नहीं चले हैं, इसलिए हम एक्साइल पे हैं, हमें निकाला गया, हम एक्साइल पे हैं, और हमें एक्साइल तब तक सर्वाइव करना है जब तक मसीहा आ नहीं जाते हैं और मसीहा हमें फिर से वो ज़मीन, होली लैंड खुद से ना दिलवा दे। हमें किसी ज़मीन के टुकड़े पे कब्ज़ा करने का अधिकार नहीं है, कब्ज़ा करने का राइट नहीं है। अगर हम किसी का कब्ज़ा करते हैं तो वो इलीगल है। इसलिए ये इजराइली सारी रिजीम जो है वो इलीगल है और इसे ख़त्म होना चाहिए, खुलकर बहुत सारे रब्बी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो फाउंडर जो इजराइली डिज़ाइनिज़्म आइडियोलॉजी के फाउंडर है, या इजराइल नेशन के फाउंडर थे, उनके दादा, ग्रैंडफादर, और उसके फादर कमांडर थे। वो जो है फ़िलिस्तीन के लिए फ्रीडम होम ऑफ फ़िलिस्तीन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के लिए। और उनका मन कब बदला, जब वो उनकी बहन को एक जो सुसाइडर ने मार दिया। फिर वो ज़मीन पर आके देखा कि क्या डिफरेंस है, क्यों कोई अपनी जान देकर अपने आप को परेशान कर रहा है। तो उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन, किसी की ज़मीन अगर कोई दूसरा ज़बरदस्ती छीने, ज़बरदस्ती ऑक्युपाई करे और उसको उसका हक नहीं दे, उसको एज ए आउटसाइडर, एज ए सेकेंड कैटेगरी सिटीज़न अगर आप ट्रीट करते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा कहीं ना कहीं। वो ये गुस्सा फ़िलिस्तीनियों का इजराइलियों पे कभी भी निकला है और निकलता रहेगा जब तक इसराइल फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद कंट्री ना बना दे, कंट्री ना बनने दे, या फिर इसराइल ख़त्म ना हो जाए। ये तो होता ही रहेगा। ये लोग मानने लगे हैं और ये लोग अब बोलने लगे हैं। ये यहूदी ही खुद यहूदी खुलकर बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे यहूदियों का ज़बान है। आप गूगल पे आप जाकर इंटरव्यू आप ये कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंटरव्यू दिख जाएगी जो यहूदी रब्बी हैं, यहूदी फाउंडर हैं, जो इजराइल के फाउंडिंग में मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, हेज़ल के साथ। वो सब कह चुके हैं कि ये जो है बहुत ही ज़ायनिज़्म जो है, नेशनलिज्म आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म रिवोल्यूशनल था, जो कि एक एथनिसिटी के बेस पे एक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये यूरोपियों की सोच थी, ये यहूदियों की सोच नहीं थी। 18th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी के शुरुआत में पूरे यूरोप में एक सोच उपजी, सोच उभर कर आई, हर इंडिविजुअल का एक नेशन होना चाहिए। उस सोच के अंदर ही आज बलूच लड़ रहे हैं, कुर्द लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी
निकल कर कभी कभी बाहर आ जाती है, ठीक है। यही सोच की उपज है वो, ठीक है। तो हालांकि 10 2 4 एथनिसिटी एक साथ मिलकर रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हज़ारों साल से शेयर कर रहे थे, लेकिन ये इनकी गंदी सोच, यूरोपियन की जो कॉलोनियल सोच थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए डाइवर्सिफाई किया इन्होंने, और डाइवर्सिफाई करके इन्होंने पूरे दुनिया को तरह तरह के अलग अलग एथनिसिटी में, एज ए कंट्री, एज ए नेशन का नाम देकर उनको इस्टेब्लिश कर दिया, और उस तरह से उन्हें बांट कर पिछले 80 साल से लगभग उनके रिसोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे अफ्रीका में क्या हाल बना हुआ है। इंडिया को इन्होंने बांट ही दिया। इंडिया के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश जो है बंगालियों के एथनिसिटी पे बदल गया, बढ़ गया। ये हर वक्त ये जो यूरोपियन ये है धर्म आइडियोलॉजी कूटनीति है, ये कॉलोनियल, इसको सोच बोल दें आप, कॉलोनियल सोच जो है, ये इनको कंटिन्यू करके डाइवर्सिफाई करते रहते हैं हर 10-20 साल में। कभी उनको टेररिस्ट बना देते हैं, कभी उनको कमांडो बना देते हैं, कभी उनको जिहादी बना देते हैं, ठीक है, कभी उनको नेशनलिस्ट बना देते हैं, ठीक है, कभी फ्रीडम फाइटर बना देते हैं। शरिया की हाल ले लीजिए, एज कभी वो टेररिस्ट था, आज एज ए फ्रीडम फाइटर बना के उन्हें वहाँ राजा बना दिया। शरिया का जो अभी कमांडर PM है, वो क्या था, वो टेररिस्ट था, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी आइडियोलॉजिकल फेथ, तो प्रॉफिट के लिए, ठीक है, उन्होंने उस टेररिस्ट को वहाँ का PM बना दिया। ये इस तरह से दुनिया की पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। कॉलोनियल सिस्टम जो थी वो धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रही है, और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं सच क्या है, सच के साथ कैसे जाना है। इंशाअल्लाह इस पे आगे भी सुधार होगा।